आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन किन मानदंडों को पूरा करना पड़ता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत में कौन कौन सी भाषाओं को है, ये कब से शुरू किया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना किस साल से शुरू किया गया, जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, और क्या भारत के संविधान में शास्त्रीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, और किया गया है तो संविधान के किस अनुच्छेद में और किस भाग में किया गया है। आइए जानते हैं पूरे मुद्दे को डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। शास्त्रीय भाषा का अर्थ है ऐसी भाषा जो ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी है, जिसकी साहित्यिक परंपरा है और जो समाज पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन मानदंडों को प्राप्त करना पड़ता है, तो वो 4 मानदंड हैं जो जिनको ये भाषाएं पूरा करेंगी उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। पहला है प्राचीन उत्पत्ति, यानी उस भाषा की उत्पत्ति कम से कम 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा, उस भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए, किसी और भाषा से लिया हुआ ना हो। और तीसरा है कि वहां पे साहित्य के समृद्ध भंडार हो, यानी उस भाषा में प्राचीन ग्रंथ, कविता, नाटक ये भारी मात्रा में उपलब्ध हो। और वर्तमान भाषा से भिन्नता, चौथा जो मानदंड है कि वो जो प्राचीन भाषा है उसका जो स्वरूप है वो वर्तमान भाषा से भिन्न होना चाहिए ताकि उसकी ऐतिहासिक गहराई को स्पष्ट किया जा सके। ये है 4 मानदंड। इन 4 मानदंडों को जो भी भाषा पूरा करती है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत में 2004 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू किया गया। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और वो कौन कौन सी हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 11 ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले ये इनकी संख्या 6 हुआ करती, 2004 से ये बात शुरू की गई, यानी 2004 से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाने लगा। सबसे पहली भाषा थी तमिल, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। 2005 में संस्कृत, 2008 में 2 भाषाओं को इस श्रेणी में डाला गया, वो थी कन्नड़ और तेलुगु। 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को इसमें डाला गया। 2024 में 5 और भाषाओं को इस श्रेणी में शामिल कर दिया गया और वो थी असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृतिक। और अब कुल मिलाकर संख्या हो गई है 11। बात करेंगे कि आखिर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त क्यों करना चाहती है हर लैंग्वेज, उसके फायदे क्या होंगे। तो कौन कौन से फायदे हैं जो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद मिलते हैं। सबसे पहला है विशेष वित्तीय सहायता, इस भाषा के विकास के लिए सरकार की तरफ से विशेष सहायता दी जाती है। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से भाषा के विकास के लिए अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं। इस भाषा से जुड़े हुए व्याकरण, साहित्य और प्राचीन ग्रंथों की संरक्षण का काम भी किया जाता है सरकार की तरफ से। जो भी इस भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, इस भाषा के जो जानकार हैं, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग ही पहचान मिलती है इसको। जैसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं, तमिल भाषा को जब 2004 में पहली बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय में तमिल शास्त्रीय अध्ययन केंद्र खोला गया, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के बाद।